हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे उसके इनोवेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें बात की जाएगी वेंचर कैपिटल की, सीड कैपिटल, ब्रिज फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज फाइनेंस, यूरो इशू, राइट इशू, वारंट्स, एंजल इन्वेस्टिंग, प्राइवेट इक्विटी एंड कन्वर्टिबल की। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले वेंचर कैपिटल की। वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल एक ऐसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो बहुत रिस्की प्रोजेक्ट में लगाई जाती है, इस उद्देश्य से कि आप इसके ऊपर हाई रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सके, प्राप्त कर सकें। वेंचर कैपिटल कंपनी जो हैं नेसेसरी रिस्क कैपिटल एंटरप्रेन्योर को जो प्रदान करती है ताकि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो है उसको मीट किया जा सके और एज रिक्वायर्ड बाय दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक तरह से रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर जो कैपिटल लगाई जाती है उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। इसी प्रकार से आता है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल क्या है? जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चाहती है कि प्रमोटर जो है वो मिनिमम अमाउंट, जिसे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द प्रोजेक्ट कहा जाता है, कंट्रीब्यूट करें। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका एंटरप्रेन्योर जो है टेक्निकली साउंड होता है, क्वालिफाइड होता है, लेकिन उसके पास फाइनेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने कंट्रीब्यूशन को नहीं दे पाता। तो ऐसे में जो उसको कंट्रीब्यूशन का अमाउंट प्रदान किया जाता है अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे सीड कैपिटल कहा जाता है। तो आईडीबीआई जो है उसने इस तरह के एलिजिबल एंटरप्रेन्योर को फंड प्रोवाइड करने के लिए स्कीम्स लगाई हैं। एक स्कीम है स्पेशल सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम एंड सेकंड वन इज सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम की। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर ये स्पेशल सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम जो है वो लागू की गई है, जहाँ पर उस प्रोजेक्ट कोस्ट के 20% और 2 लाख, इन दोनों में जो कम अमाउंट होगा उतना फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो आपके एंटरप्रेन्योर को प्रदान किया जाता है। ये स्कीम जो है वो लागू तो आईडीबीआई के द्वारा की गई है, लेकिन इसको मैनेज करता है स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस फंड से? जो आईडीबीआई ने फंड प्रदान किए हैं उन फंड से ये स्कीम मैनेज की जाती है। कई जगह पर कुछ स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी इस प्रकार के सीड कैपिटल के लिए फंड जो है वो प्रोवाइड करती है। सेकंड जो हमारी स्कीम है दैट इज़ सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 करोड़ या उससे कम है, यानी यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो जिसमें 2 करोड़ या उससे कम की कॉस्ट जो है वो लगी हुई है, वहाँ पर प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन का 50% भाग या 15 लाख, जो दोनों में कम है, वो असिस्टेंस जो है वो प्रदान की जाती है, यानी वो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं सीड कैपिटल के लिए। इसमें जब आपकी ये जो असिस्टेंस स्कीम आपको प्रोवाइड की गई है, इसके बदले में एक नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है, जिसके बारे में कहा है कि पहले 5 सालों का जो आपका आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है उसका 1% प्रति वर्ष की दर से, और अगले 5 सालों में 2% वार्षिक दर से, और बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग पीरियड होगा उस पर 3% वार्षिक की दर से जो है आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी कि फीस चार्ज की जाती है। मोराटोरियम पीरियड की जहाँ तक बात है, मोराटोरियम पीरियड 5 सालों का बताया गया है इसमें, यानी कि मोराटोरियम पीरियड होता है हमारा कि जब तक कि आपका कई बार बिजनेस स्टार्ट हो जाता है लेकिन बिजनेस की अर्निंग जो है वो थोड़ा सा समय लेती है। तो यहाँ पर जो बैंक हैं वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि जो आपका मोराटोरियम पीरियड है उसमें किसी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। तो वो आपको क्या है, मैक्सिमम 5 साल आपको दिए हुए हैं कि 5 सालों तक आपसे कोई फीस चार्ज
नहीं की जाएगी, यानी कि आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसका कोई इंटरेस्ट जो है आपसे नहीं लिया जाता है। रीपेमेंट पीरियड की जहाँ तक बात है वो मैक्सिमम 12 ईयर्स है, यानी कि आपने जब भी ये फंड प्राप्त किए हैं उन्हें 12 सालों के अंदर ही आपको वापस करना होगा, जिसने भी आपको ये फंड प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज फाइनेंस। यस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इनोवेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस भी इसको माना जाता है। क्यों? देखिए, कई बार क्या होता है, लोन सैंक्शन हो जाता है, आपको कोई ग्रांट जो है वो सैंक्शन हो जाती है, आप शेयर इशू कर देते हैं, लेकिन उसमें उस लोन का जो सैंक्शन हुआ है उसकी डिसबर्समेंट नहीं होती, अभी समय लगता है। इसी प्रकार से कोई ग्रांट है उस पर वो रिलीज़ नहीं हो पाती, या आपने शेयर इशू कर दिया लेकिन पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपने रिसीव नहीं किया है। इसका अर्थ है कि दोनों के जो ये दो हमने डिस्कस किया उनके बीच में एक समय अवधि होती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जब आपको सैंक्शन हो जाता है कोई लोन या ग्रांट, लेकिन उसमें कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, कुछ कागजी काम रह जाते हैं। जैसे लोन लेने के लिए हो सकता है आपने किसी एसेट को मॉर्गेज करना है, तो मॉर्गेज के संबंध में कुछ फॉर्मेलिटीज़ अभी बाकी हैं, तो जब तक आपको लोन डिसबर्स नहीं होगा, जब तक ये फॉर्मेलिटी पूरी ना हो, तो ऐसे में देर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन सैंक्शनिंग ऑफ लोन एंड डिसबर्समेंट। तो ऐसे में जो ये डिले हो रहा है आपका, इसका अर्थ है अभी आप जो है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इम्प्लीमेंटेशन में जो ये डिले है, इसको अवॉइड करने के लिए फर्म जो है कमर्शियल बैंक से इतनी समय अवधि के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्राप्त करती है जितनी समय अवधि में ये डिले होगा, यानी कि ये जो टाइम लैग है उसके लिए लोन कमर्शियल बैंक से प्राप्त करने की जो है फर्म कोशिश करती है। ऐसे लोन को ब्रिज फाइनेंस कहा जाता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कमर्शियल बैंक से के द्वारा, उसकी जो रेट है वो 1 या 2% यूजुअल टर्म लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है। अब ये लोन जो आपने लिया है जो बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, जो कि टाइम लैग जो होगा आपका उस समय अवधि के लिए आपने कमर्शियल बैंक से प्राप्त किया है, ये कब पे किया जाएगा? ये तब पे किया जाएगा जैसे ही आप ग्रांट को रिसीव कर लेते हैं, या आपके शेयर का पैसा आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त हो गया, या कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी है वो आपने प्राप्त की, वैसे ही आप ये पैसा वापस करेंगे अपने कमर्शियल बैंक्स को। ये था हमारा ब्रिज फाइनेंस। अब बात करते हैं हम हायर परचेज फाइनेंस की। इनडायरेक्ट फाइनेंस का ये एक सोर्स है। इसमें हायर परचेजर और हायर सेलर दो पार्टीज होती हैं, जिसमें हायर सेलर जो है वो हायर परचेजर को उस एसेट या वस्तु का पोजीशन दे देता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देते हो, यानी कि हायर परचेजर के द्वारा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाती है, उसके साथ ही ऑनरशिप भी हायर परचेजर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। डेप्रीसिएशन का बेनिफिट अवेल करता है इसमें बायर, और साल्वेज वैल्यू का राइट भी जो है वो हायर परचेजर को ही मिलता है। टैक्स का बेनिफिट की जहाँ तक बात है, जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हैं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उस से संबंधित जो पेमेंट के संबंध में आप कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आपका हायर परचेजर जो है उसका अपने खर्चे मान के उसे अपनी इनकम में से घटाता है, जिससे कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में सक्षम हो जाता है। तो टैक्स का बेनिफिट जो है वो भी आपके हायर परचेजर को प्राप्त होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर हायर सेलर जो है वस्तु का या एसेट का पोजीशन तो हायर परचेजर को देता है, लेकिन जब तक कि उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं प्राप्त होती तब तक ऑनरशिप जो है वो हायर सेलर का ही रहता है। अब बात करते हैं हम लीज फाइनेंसिंग। यस, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सोर्स है आपके फाइनेंस का। लीजिंग क्या है? लीजिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें फर्म जो है वो किसी एसेट को यूज़ करने का और कंट्रोल करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है, बिना उसे खरीदे या उसके ऊपर अपने स्वामित्व को रखे बिना।
यानी कि एक व्यक्ति जो है या एक कंपनी जो है या फर्म जो है, यदि उसे किसी एसेट की आवश्यकता है तो वह उस एसेट को परचेज करेगा। लेकिन यहाँ पर लीजिंग में वहाँ पर वो उसे परचेज किए बिना या उस पर अपने स्वामित्व रखे बिना उस एसेट को इस्तेमाल और कंट्रोल करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो लीज एक प्रकार का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है लेसर और लेसी के मध्य। लेसर जो है वो ओनर ऑफ एसेट है और लेसी यूज़र ऑफ एसेट होगा। जहाँ पर लेसर जो है अपनी एसेट जो है उसको यूज़ करने का अधिकार लेसी को देता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जो कि एग्रीमेंट के दौरान ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी समय अवधि के लिए आप जो है लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उसके बदले में लेसर, क्योंकि लेसर ने अपनी एसेट को लेसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया है एक समय अवधि के लिए, उसके बदले में एक कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है जिसे लीज रेंटल बोलते हैं। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट के रेगुलेशन की जहाँ तक बात है, ये आपके जो लीज का एग्रीमेंट होगा उसकी टर्म एंड कंडीशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रेंट जो पे किया जाएगा वो मंथ में उसके बिगिनिंग और एंड में किया जा सकता है, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और ईयरली भी आप रेंट को पे कर सकते हैं। लीज पीरियड जो आपका एक्सपायर होता है, आपकी एसेट जो है वो लेसी के द्वारा रिवर्ट बैक किया जाती है लेसर को। यदि लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कई बार लेसी जो है इस लीज को रिन्यू करवा सकता है और साथ साथ उसको एक बाय करने का अधिकार, यानी कि वो उस एसेट को खरीदने के अधिकार का ऑप्शन भी उसको दिया जाता है कि लेसी चाहे तो इसे उस समय अवधि के बाद लेसी जो है लेसर से खरीद सकता है। ये थे लीज फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं हम लीज फाइनेंसिंग के प्रकार। पहला है हमारा ऑपरेटिंग और सर्विस लीज। ऑपरेटिंग और सर्विस लीज जनरली शॉर्ट टर्म लीज होती है जो कि लेसी के द्वारा कैंसिल की जा सकती है, लेकिन उसे एक शॉर्ट नोटिस जो है लेसर को देना होगा कि वह अब इस लीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इसमें ऑपरेटिंग पीरियड जो होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। जो आपकी एसेट की यूज़फुल लाइफ होती है उस यूज़फुल लाइफ से उसका जो टाइम पीरियड होता है ऑपरेटिंग लीज का वो कम होता है। तो ऐसे में यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इस लीज एग्रीमेंट के दौरान में आप अपनी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को एमोर्टाइज कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो लीज़ की समय अवधि है वो काफ़ी कम होती है। लेसी जो है उसको यह अधिकार दिया जाता है, ये ऑप्शन दिया जाता है कि वह लीज़ के एग्रीमेंट का जो समय अवधि है उसकी समाप्ति के पश्चात इसे रिन्यू करवाना चाहे तो वह इस लीज़ को दोबारा रिन्यू करवा सकती है। लेसर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा मेंटेनेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए और टैक्सेस के लिए, क्योंकि लीज एग्रीमेंट का जो समय अवधि है बहुत समय कम होता है। तो जो लेसर है यानी कि उसका जो वास्तविक स्वामी है वस्तु एसेट का, उसी की जिम्मेवारी होती है उस एसेट को मेंटेन करना, उसके इंश्योरेंस और अदर प्रकार के जो टैक्सेस होंगे उस एसेट के, उसके भुगतान करने की जिम्मेवारी लेसर की ही होगी। यहाँ पर लेसर को बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, इसलिए वो लीज रेंटल जो है वो हाई चार्ज करता है लेसी से। अब बात करते हैं हम उसके दूसरे प्रकार की, वो है हमारी फाइनेंशियल लीज। ये जो फाइनेंशियल लीज होती है यहाँ पर क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि के लिए होती है तो कई बार क्या होता है आपका जो लेसर होता है वो अपने लीज रेंटल्स इस तरह से डिसाइड करता है जिसमें वह अपनी इस लीज एग्रीमेंट के जो टाइम पीरियड होगा उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की एंटायर कॉस्ट को एमोर्टाइज कर देता है और साथ ही साथ जो उसके ऊपर कैपिटल लगाई गई थी उस एसेट को खरीदने पर उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेड रिटर्न प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाता है। तो एक तरह से आपकी जो ये लीज है इसमें जो आपका लेसर है उसको ये फ़ायदा मिलता है कि लीज एग्रीमेंट की समय अवधि के मध्य वह उस जो आपकी एसेट है उस एसेट की एंटायर कॉस्ट को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है और साथ ही साथ वो कुछ उसके ऊपर रिटर्न प्राप्त करने में भी
जो है सफल हो जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो लॉन्ग टर्म लीज है, फाइनेंशियल लीज जिसे कहा जाता है, ये एक तरह की डेट फाइनेंसिंग का ऑल्टरनेट है, क्योंकि यहाँ पर आप एसेट को खरीदे बिना उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो डेट फाइनेंसिंग में क्या होता कि आप जो है उधार जो है वो अपना कोई फंड जो है प्राप्त करते, और जब डेट फाइनेंस आप प्राप्त करते उससे आप एक एसेट को खरीदते, तो उसका ये ऑल्टरनेट है। इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। लेसी जो है वो उसकी एक्सपायरेशन डेट, जो उसकी अवधि है, उस अवधि से पहले इसे कैंसिल करने के अधिकार को नहीं रखता। लेसी जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लीज है, तो ऐसे में उस एसेट का वो लंबे समय तक प्रयोग करेगा, तो उसके मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और अदर प्रकार की जो सर्विसेज हैं एसेट की, उसकी जिम्मेवारी लेसी की ही रहती है। यहाँ पर लेसी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वह ये चाहे तो जैसे ही वो लीज़ ख़त्म हो उसे आगे नॉर्मल जो रेंट होता है उस पर उसे रिन्यू करवा सकता है। ये थे हमारे दो तरह की लीज़, एक थी ऑपरेटिंग लीज़ एंड सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल लीज़। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल लीज़ कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो लीज़ है वो है सेल एंड लीज़ बैक। इसमें क्या होता है कि आप अपनी एसेट जो आपने खरीद ली है, आप इसे क्या करते हैं, इस एसेट को बेच देते हैं, और उसके पश्चात जिस व्यक्ति को आपने ये एसेट बेची है उससे आप इस एसेट के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि पहले आपने एसेट खरीदी, फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति को सेल की, और जिस व्यक्ति को आपने इसे सेल किया है उसी से आप लीज एग्रीमेंट करते हैं और इस एसेट को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद है हमारा डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीज क्या है, जिसमें आप एसेट को जो है आप खरीदते नहीं हैं, अपने पास अपने अधिकार में नहीं रखते हैं, यानी कि आपका उस एसेट पर अधिकार नहीं होता, लेकिन उसको प्रयोग करने का अधिकार जो है वो आप अपने किसी जो भी आपकी लीज फॉर्म होगी उससे प्राप्त करते हैं। लीवरेज लीज क्या है? लीवरेज लीज जो है, इस लीज में लेसर जो है वो फंड बोरो करता है, और फंड बोरो करने के बाद उस पैसे से एसेट को खरीदता है किसी थर्ड पार्टी से, जिसे लेंडर कहा जाता है, जो कि कोई बैंक भी हो सकती है और फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है। ये जो लोन होता है ये आपका सिक्योर होता है उस एसेट को, जिस एसेट को आपने इस लोन से खरीदा है उसे आप मॉर्गेज करते हैं, या आप क्या करते हैं, इस एसेट को क्योंकि आपने उधार लेकर यानी थर्ड पार्टी से लोन लेकर इसे खरीदा है, तो ऐसे में ये एक लीवरेज्ड लीज है, क्योंकि आप आगे लीज एग्रीमेंट में इस एसेट को किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग करने का अधिकार देते हैं और उससे लीज रेंटल प्राप्त करते हैं। तो लेसी से जो आप लीज रेंटल प्राप्त कर रहे हैं, उस लीज रेंटल से आप उस लोन के इंटरेस्ट का भुगतान करेंगे जो कि आपने इस एसेट को परचेज करने के लिए बोरो किया था। ये थी हमारी लीवरेज लीज। अब बात करते हैं स्ट्रेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज। देखिए, जो हमारे पास स्ट्रेट लीज है, इट रिक्वायर्स द लेसी फर्म टू पे लीज रेंटल्स ओवर द एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ द एसेट एंड डजंट प्रोवाइड फॉर एनी मॉडिफिकेशन टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बेसिक लीज। इसका मतलब है स्ट्रेट लीज हमारी होती है जिसमें आप जो हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ तक जो हैं लीज एग्रीमेंट करते हैं, और इसमें टर्म एंड कंडीशन को मॉडिफाई करने का अधिकार नहीं मिलता। मॉडिफाइड लीज का मतलब है जिसमें लीज एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन को मॉडिफाई करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीज। इस लीज में क्या होता है, लीज रेंटल्स जो हैं वो इस प्रकार से चार्ज किए जाते हैं कि लेसर जो है एसेट की कॉस्ट को रिकवर कर ले और उसके साथ साथ एक एक्सेप्टेबल प्रॉफिट जो है वो प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाए आपके लीज के इनिशियल पीरियड में ही। इसका अर्थ है लीज एग्रीमेंट जो किया जाता है, आप यहाँ पर लीज रेंटल इस प्रकार से चार्ज कर रहे हैं जिसमें आप एग्रीमेंट के बिल्कुल शुरुआती दौर पर ही अपनी एसेट की टोटल कॉस्ट को कवर करके साथ साथ उसके ऊपर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें।
सेकेंडरी लीज जो होती है उसमें इस तरह का कोई लीज रेंटल जो है वो डिसाइड नहीं होते। आप नॉर्मल रेंटल जो हैं वो यहाँ पर जो है चार्ज करते हैं, यानी कि आप लंबे समय अवधि में अपनी जो एसेट है उसकी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं। दीज आर दी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लीज। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज छोटे समय अवधि के लिए है, फाइनेंशियली लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। यदि हम कवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है तो ये पूरी लाइफ को एसेट की कवर नहीं करती, जबकि फाइनेंशियल लीज जो है आपकी एसेट की जो मेजर पार्ट है उसको कवर कर लेती है। ऑपरेटिंग लीव जो है रेवोकेबल है, जबकि फाइनेंशियल लीज जो है वो रेवोकेबल नहीं है। आपके जो भी नुकसान होता है ऑपरेटिंग लीज में वो लेसर के द्वारा भुगतान किया जाता है, और फाइनेंशियल लीज क्योंकि लंबे समय अवधि तक लेसी प्रयोग करता है तो उसके नुकसान की भरपाई लेसी के द्वारा की जाएगी। ऑब्सोलिसेंस का रिस्क जो है लेसर का होता है ऑपरेटिंग लीज में, और फाइनेंशियल लीज में लेसी का रहेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रेंटल जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होते आपकी एसेट को की कॉस्ट को एमोर्टाइज करने के लिए, क्योंकि आपकी ये लीज छोटे समय अवधि की होती है। जबकि फाइनेंशियल लीज में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, जो ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसको कवर करने में और साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर एक रीजनेबल रिटर्न प्राप्त करने में आप यहाँ पर सक्षम हो जाते हैं। आपके रेंटल जो हैं वो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को कवर कर देता है और साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी प्रदान करता है। आपके ऑपरेटिंग लीज में आपका बाय का ऑप्शन जो है वो लेसी को नहीं मिलता, जबकि फाइनेंशियल लीज में जो है जब भी आपका लीज पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद रीजनेबल प्राइस पर आपको उस एसेट को प्राप्त करने का यानी खरीदने का ऑप्शन प्राप्त होता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीज। पहले तो हायर परचेज में जो दो पार्टीज़ हैं उनको हायर परचेजर और हायर सेलर कहा जाता है। लीज में लेसर एंड लेसी के नाम से पुकारते हैं। हायर परचेज में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप जो है वो होती है आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जबकि लीज एग्रीमेंट में कभी भी लेसर से लेसी को जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। हायर परचेज में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बायर को मिलता है, जबकि लीज में लेसर जो है वो डेप्रिसिएशन के बेनिफिट को प्राप्त करता है। जबकि साल्वेज वैल्यू जो है उसमें हायर परचेजर को साल्वेज वैल्यू का अधिकार होता है, जबकि लीज एग्रीमेंट में लेसी को जो है क्योंकि वो वस्तु के प्रयोग करने का अधिकार ही मिलता है, उसमें वो वस्तु के जो स्वामित्व है उसको प्राप्त नहीं करता। तो इसका मतलब जिसके पास स्वामित्व होगा वही साल्वेज वैल्यू का अधिकार रखेगा। इसका अर्थ है लेसर को साल्वेज वैल्यू का राइट रहेगा। टैक्स बेनिफिट की जहाँ तक बात है, आपके हायर परचेज सिस्टम में बायर जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट के जो डिडक्शन प्राप्त करता है जिससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जबकि लीज रेंट जो है वो आपकी जो लेसी की इनकम होती है उसमें से डिडक्ट होता है, क्योंकि ये लीज रेंट एक तरह से लेसी के लिए एक्सपेंस होता है जो उसकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज एंड लीज। अब बात करते हैं लीज के एडवांटेज। देखिए लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसके लाभ देखें तो इसमें क्या है, लेसी को इनिशियल कैश आउटले जो है उसको वो अवॉइड कर सकता है, उसे पैसा बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह उसके छोटे से नॉर्मल से या नॉमिनल से लीज रेंटल पर उसको प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता। यदि वो आप लोन प्राप्त करते हैं और उसके बाद आप कोई एसेट को परचेज करते हैं तो उसमें अननेसेसरी आपका डिले रहता है, जबकि आपके लीजिंग में ये डिले आपका नहीं होगा। आपका इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसमें आपके क्योंकि लेसी जो है उसका स्वामी नहीं होता तो उसमें जो उसके आउटडेटेड होने का एसेट के जो रिस्क रहेगा वो लेसर का रहता है, तो लेसी को ये बेनिफिट मिल जाता है। लिक्विडिटी एनहांस होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि आगे और ज़्यादा फंड बोरो करने हैं
तो उसकी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले आपने कहीं से बोरो नहीं किया, आप लीज रेंटल पे करके इस एसेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो बोरोइंग कैपेसिटी जो है उसको आप कंजर्व कर सकते हैं। आपको टैक्स प्लानिंग और जो आपके डिफरेंशियल टैक्स प्लानिंग जो है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। ये कन्वीनियंट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ये लाभ मिलते हैं लेसी को। लेसर को देखें तो उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको इनिशियल आउटले जो आपका है, जो आपने एक बार तो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बाद में लीज रेंटल आप इस तरह से डिसाइड करते हैं या चार्ज करते हैं जिससे आप अपनी जो एसेट की कॉस्ट है उसको एमोटाइज करके साथ साथ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उस पर प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आपको कुछ टैक्स बेनिफिट जो हैं वो प्राप्त होते हैं इसमें, और साथ ही साथ क्विक रिटर्न्स यानी कि लीज रेंटल जो हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होना साथ ही शुरू हो जाते हैं। जो भी आपके एग्रीमेंट में समय अवधि दी है उसके बाद आपको लीज रेंटल जो हैं वो प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, चाहे उस एसेट ने कुछ कमाया है या नहीं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेसी को इसकी हायर कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि उसे इतनी जो है एसेट की कॉस्ट ना पड़ती, लेकिन उसके लीज रेंटल जो है उसे बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। मोरेटोरियम पीरियड का नुकसान होता है उसको, क्यों? क्योंकि यदि वह बैंक से लोन लेता या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता और फिर उसके बाद उस एसेट को खरीदता, तो ऐसे में बैंक जो है जब तक कि उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी नहीं आती है, यानी कि वो एसेट उससे कुछ अर्न नहीं कर पाती है, उतनी समय अवधि तक आपसे बैंक कुछ चार्ज नहीं करता। कुछ एक समय अवधि निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन लेसी जो है इस प्रकार का कोई फंड बोरो नहीं कर रहा, तो मोरेटोरियम पीरियड का नुकसान उसे होता है। साथ ही यहाँ पर उसे एसेट का जो इस्तेमाल करने का भी जो रिस्क है वो उसको कई बार लगता है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वामी लेसर होता है, तो लेसर चाहे तो उस एसेट को वापस प्राप्त कर सकता है। ऐसे में आप के पास जब एसेट का जो एग्रीमेंट हो जाता है तो उसमें आप कोई भी एसेट में, क्योंकि यहाँ पर लीज रेंट के बदले आपको एसेट के सिर्फ इस्तेमाल करने का अधिकार आपको मिलता है, लेकिन आप उस एसेट में यदि कुछ चेंज करना चाहें या कोई ऑल्टर आप उसे करना चाहते हैं या उसको दोबारा से कुछ और तरीके से उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो करने का अधिकार आपको नहीं मिलता। और जो ऑनरशिप इंसेंटिव्स होते हैं वो भी आपको यहाँ प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आप इस एसेट के ऑनर नहीं हैं। आप लीज़ को यदि समय अवधि से पहले टर्मिनेट करते हैं तो उसकी पेनल्टी का भी आपको नुकसान होता है। लेसर को क्यों आप अपनी एसेट को तो खरीदते हैं लेकिन प्रयोग लेसी करता है, तो यदि आउटडेटेड वो एसेट हो जाती है तो उसका सारा नुकसान लेसर को उठाना पड़ेगा। और ये लीज एग्रीमेंट का यदि हम देखें ऑप्शन, हो सकता है लेसर का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आप फ़ायदा दे, लेकिन इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा उसमें कंपटीशन है तो लेसर जो है उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। प्राइस लेवल चेंजेस का नुकसान होता है, क्योंकि उसका लीज रेंटल जो है वो आपने फिक्स कर दिया और वो फिक्स लीज जो है उसका रेंट आपको प्राप्त होता है। प्राइसेस में कम ज़्यादा यदि होगा तो उसको आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वो नुकसान आपको उठाना पड़ता है। कैश फ्लो मैनेज करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको यूज़र बेनिफिट का नुकसान होता है। और ये एक तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पैसा आज लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न आपको आगे आने वाले फ्यूचर डेट पर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो इनोवेटिव सोर्स है। तो स्टूडेंट जो हमने लीज फाइनेंसिंग की उसके बाद अगला जो हमारा इनोवेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज़ यूरो इश्यूज़। ये जो है आपके कंपनी के द्वारा जो फंड रेज करने का एक तरीका है जिसे फॉरेन एक्सचेंज में किया जाता है। तो एक तरह से इट इज़ अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड रिक्वायर्ड बाय ए कंपनी इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में जो फंड आपको चाहिए उसको रेज करने का तरीका ये है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इशूअर्स जो होते हैं हमारे, उनको
बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फाइनेंस को रेज करने के लिए, और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी जो है आप इजीली कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। यूरो टर्म जो है या यूरो इशू टर्म है, उसका मतलब है ऐसा इशू जो आपके इंस्ट्रूमेंट जो है जिनको हम फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट कर सकते हैं एब्रोड में किया जाता है। यानी कि जब आप अपना कोई ऐसा इशू जो अपने देश की सीमा से बाहर कर रहे हैं और उन इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट किए गए हैं और जिन्हें यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है, तो ये हमारे यूरो इशू कहलाते हैं। यूरो इशू का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका जो भी आपके विदेश है, वर्ल्ड है, विश्व है, उसके किसी भी पार्ट से वो सब्सक्रिप्शन या आपका जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कैपिटल है, वो आपको प्राप्त होती है। तो ये एक आपका ऐसा इनोवेटिव सोर्स है जहां पर कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यूरो इशू जो है निकाल कर इस फंड को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट आता है राइट इशू। राइट इशू जो है आपको पता है स्टूडेंट, आप जो साथ में एक कॉरपोरेट अकाउंटिंग टॉपिक है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि राइट इशू जो है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको एक इनविटेशन होता है कि यदि कोई कंपनी आगे फर्दर शेयर इशू करेगी तो वह उन्हें सब्सक्राइब कर सकता है। जनरली आपके जो अभी शेयर होल्डर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वह एक सर्टेन प्रिविलेज्ड प्राइस पे, जो उसका शेयर प्राइस होता है जो आम जनता को किया जाता है, उससे कम मूल्य पर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑप्शन देते हैं कि एक समय अवधि के मध्य यदि चाहे तो वह सिक्योरिटी या शेयर खरीद सकता है। तो यहाँ पर जो ये आपका राइट इशू किया जाता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंपनी लॉ में बताया हुआ है कि कोई भी कंपनी अपनी फॉर्मेशन के 2 सालों के ख़त्म होने के बाद, या आप यदि शेयर इशू कर दिए हैं और उसकी फर्स्ट अलॉटमेंट होती है, उसके 1 साल के एक्सपायर होने के बाद, समाप्त होने के बाद, इनमें दोनों में जो भी पहले है आप राइट इशू कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी अपने फॉर्मेशन के 2 सालों के समाप्ति पर या आपके शेयर की फर्स्ट अलॉटमेंट के 1 साल के एक्सपायरी के बाद, जो भी इन दोनों में पहले अवधि आएगी, एक कंपनी राइट इशू जो है वो कर सकती है। अब बात करते हैं वारंट्स की। वारंट एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है जो कंपनी के द्वारा इशू की जाती है, जो कि आपका प्रोवाइड करता है होल्डर को इस राइट को कि वह आगे आने वाले समय में ऑर्डिनरी शेयर कंपनी के फिक्स नंबर पर एक फिक्स्ड प्राइस पर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर खरीदने का राइट रखते हैं। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो कंपनी के द्वारा इशू की जाती है, जिसमें होल्डर जो आपके वारंट होल्डर हैं उनको एक राइट दिया जाता है कि वह आने वाले समय में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आपको मेंशन कर दिया जाता है, उसमें एक फिक्स प्राइस पर चाहे तो उस कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इट कैन आइदर बी डिटैचेबल और नॉन डिटैचेबल। ये वारंट जो हैं डिटैचेबल भी हो सकते हैं और नॉन डिटैचेबल भी हो सकते हैं। डिटैचेबल वारंट क्या होते हैं? कैन बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक टू विच इट वॉज ओरिजिनली अटैच्ड। यानी कि डिटैचेबल वारंट को आप अलग से बेच सकते हैं। जो ये प्रेफर्ड स्टॉक है जिसके साथ ये वारंट लगा है, मतलब वारंट जो होते हैं जनरली आपके डेट में या प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं उस के साथ जो वो हमारी एक सिक्योरिटी होती है, जिसमें इनको ये कहा जाता है कि वो चाहें तो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर फिक्स नंबर जो है उसको खरीदने का अधिकार उनको मिलता है। तो ऐसे में जिन बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक के साथ ये वारंट जो हैं ओरिजिनली अटैच थे, उनसे अलग ये बेचे जा सकते हैं। बट नॉन डिटैचेबल वारंट
नाम से पता चल रहा है कि इसको हम डिटैच नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो इसे हम उस प्रेफर्ड स्टॉक जिसके साथ ये अटैच है या जो बॉन्ड है जिसके साथ ये अटैच है उससे सेपरेटली हम इसे बेच नहीं सकते। इसमें इस जो वारंट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, ना ही उस पर डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन जब ये शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं वारंट होल्डर, तब इन्हें ये दोनों अधिकार डिविडेंड रिसीव करने का और वोट का राइट जो है वो प्राप्त हो जाता है। वारंट्स के बाद हमारा आता है एंजल इन्वेस्टिंग। स्टूडेंट, ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सोर्स है फाइनेंस का, और इसे हम इनोवेटिव सोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके की ये जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एंजल इन्वेस्टर कौन है? वो जो आपके बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है, और ये क्या एक्सपेक्ट करता है? ये एक्सपेक्ट करता है कि इसके बदले में उसे उस कंपनी जिसमें वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है उसे इक्विटी ऑनरशिप प्राप्त हो। एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो आपकी उस कंपनी जिसमें ये कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ यूज़फुल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ फर्म को एडवाइस भी करते हैं जब वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ उनका जो क्यों वो एडवाइस करते हैं उस कंपनी में, क्योंकि उस कंपनी के अंदर उनका जो इंटरेस्ट होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में उसका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वह कंपनी को इसी आधार पर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें इसके बदले में उसकी ऑनरशिप प्राप्त हो, इसलिए वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट भी रखते हैं। एंजल इन्वेस्टर जो हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं? एंजल इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है क्यों? क्योंकि नए एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वह बहुत ज़्यादा फंड को जुटा पाएँ, उस इन्वेस्ट कर पाएँ, और साथ ही साथ ना ही वो फंड को बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करने के पोजीशन में होते हैं। नए एंटरप्रेन्योर होते हैं क्योंकि उनकी गुडविल की बहुत ज़्यादा गुडविल नहीं होती है, या जब उनको लोन कोई प्रोवाइड करना चाहता है तो वह हिचकिचाता है क्योंकि ये नया एंटरप्रेन्योर है, पता नहीं इसके बिजनेस को लाभ होगा या हानि होगा, तो लोग जो हैं ईजिली उनको फंड जो है वो उधार नहीं देते, यानी कि ये बोरो करने में इन्हें दिक्कत आती है। साथ ही साथ क्योंकि वो नए एंटरप्रेन्योर हैं तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सकें, तो वहाँ पर एंजल इन्वेस्टिंग की जाती है। उसमें उन लोगों को जिनके पास पैसा है वो लोग यहाँ पर कैपिटल लगाते हैं और उसके बदले में उनको ऑनरशिप प्रोवाइड की जाती है। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग जो है सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो इनमें दोनों में क्या अंतर है? एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उस पूल्ड मनी को इन्वेस्ट करता है, बल्कि यदि एंजल इन्वेस्टर की बात करें तो एंजल इन्वेस्टर दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं करता, वो इन्वेस्टर अपने ही पैसे को कंपनी में लगाता है। ये डिफरेंस है वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग का। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी जो है एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें इक्विटी, सिक्योरिटी और डेट जो है कंपनीज के, जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी में आते हैं। प्राइवेट इक्विटी जो है वो प्राइवेट इक्विटी फर्म, एक वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर के द्वारा जो है वो किया जाता है। ये प्राइवेट इक्विटी फर्म जो हैं वो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट इक्विटी के बाद लास्ट वन इज़ कन्वर्टिबल्स। कन्वर्टिबल्स नाम से ही लग रहा है कि कन्वर्टिबल्स कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे बॉन्ड, डिबेंचर एंड प्रेफर्ड शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ इट्स होल्डर। यदि उसका होल्डर यानी कि बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर या प्रेफर्ड शेयर होल्डर जो हैं वो यदि चाहें तो वह अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। दीज आर दी कन्वर्टिबल्स। तो ये हमारे इनोवेटिव सोर्सेज थे जो आज हमने किए हैं। तो इनोवेटिव सोर्सेज में हमने पढ़ा है वेंचर कैपिटल, सीड कैपिटल के साथ हमने ब्रिज फाइनेंस किया है,
ब्रिज फाइनेंस के साथ लीज फाइनेंस जो है वो किया हमने, हायर परचेज फाइनेंस, यूरो इशू, राइट इशू, वारंट्स जो हैं, और साथ में कन्वर्टिबल्स। तो ये थे हमारे इनोवेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ये इनोवेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कुछ रीडिंग्स हैं यहाँ पर जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आप इन बुक्स का सहारा लेकर इनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।